एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें हम द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और आज हम 4 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो है कि जो ये सर्विस सेक्टर है अपना, वो श्रृंक कर गया है अकॉर्डिंग टू परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो उसी को देखेंगे कि कैसे क्या श्रृंक हुआ है। एंड थोड़े दिन पहले हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वही इसी पीएमआई के अकॉर्डिंग वो भी श्रृंक किया था। तो ऐसे ही है कि सर्विस सेक्टर है वो भी श्रृंक किया, उसी से रिलेटेड है। सेकंड हम न्यूज़ देखेंगे, ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की अभी मीटिंग थी, तो उन लोगों ने आत्मनिर्भर भारत हमारा जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो उनके कंसर्न्स थे, उनके इश्यूज थे, उसी से रिलेटेड है। एंड अगला अपना जो है थर्ड न्यूज है अपनी, आरबीआई अभी बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000 करोड़ की मार्केट से, तो उसी से रिलेटेड है। एंड जो फोर्थ आर्टिकल है वो है जो यही जो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल की मीटिंग हुई थी, इसी में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एक और इशू था इनका, इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है जिसमें हमने अलाउ किया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो उसी से रिलेटेड। एंड इसमें जो इन स्पेस करके जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई है इंडिया ने नई, तो उसको भी हम देखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट अपना है सर्विस सेक्टर जो अपना वो श्रृंक मोस्ट जुलाई 2020, सिंस जुलाई 2020, मतलब लास्ट ईयर की कंपैरिजन में जो सर्विस सेक्टर है अपना सबसे ज़्यादा अभी श्रृंक किया है, सबसे मतलब इसमें ग्रोथ सबसे कम हुई है लास्ट ईयर से कंपेयर करके देखें। और ये किसने बताया है? ये IHS मार्केट PMI है। तो IHS मार्केट जो है एक की ऑर्गेनाइजेशन है जो 40 के अराउंड कंट्रीज का मतलब ऐसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मतलब निकालती है कंट्रीज का, तो इंडिया का भी ये निकालती है इंडेक्स, क्या कुछ है। तो ये जो PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, ये कंपनीज यूज करती हैं, है ना। जैसे कंपनीज को किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, मतलब जिस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, किस में क्या हो रहा है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजंस लेना होता है कि कम हम कितना इन्वेस्ट करें, किस में कैसे क्या। तो कंपनीज के लिए को यूज़ करना होता है, मतलब हमारे मतलब कंज्यूमर्स के लिए नहीं होता, कंज्यूमर्स का जैसे CPI होता है, तो ऐसे ही ये PMI होता है कंपनीज के लिए, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। उनको कौन सी चीज़ में कहाँ कितना परचेज करना है, इस वजह से कहाँ ग्रोथ है कहाँ पे नहीं है ग्रोथ ऐसे। तो इस न्यूज़ को देखते हैं, इसमें यही कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया है न्यू बिजनेस का, एंड जो जॉब शेडिंग हो गई है फिर इस वजह से। तो नई जो और मतलब बिजनेसेस हैं, मतलब जो भी कंपनीज थी इन्वेस्ट कर रही थी, तो नए बिजनेस भी नहीं, उसमें भी इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरे जो बाहर एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे वो सब भी नहीं मिल रहे हैं। इंटरनेशनल जो डिमांड थी इंडियन सर्विसेज की, वो भी डिटेरियोरेट हो गई है, वो भी कम हो गई है। तो इस वजह से जॉब शेड करना पड़ा है, मतलब जॉब से हटाना पड़ा है लोगों को, बहुत सारी कंपनीज ने जॉब शेड कर दिया है। और टोटल देखें तो जो अगर 5 ब्रॉड कैटेगरी हम सर्विस सेक्टर की देखें, तो उसमें से 4 में तो ग्रोथ नहीं है ना। और कंज्यूमर जो सर्विसेज है वो सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ है इसमें। एंड इस वजह से क्या हो गया, जो बिजनेस कंपनीज या फर्म्स हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी डाउन है। एक तो पेंडेमिक की वजह से मेन चीज़ वही है, और पेंडेमिक की वजह से वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि आगे इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें, कि कितनी ग्रोथ होगी, कैसे क्या होगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी का सब पूरा का माहौल बना हुआ है, उसमें जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो बहुत डाउन है अभी। तो इस वजह से हमारा और मतलब ये लो गया पूरा का पूरा, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट इतना नहीं हो रहा है अभी। एंड इकोनॉमी काइंड ऑफ अभी मतलब काइंड ऑफ डिप्रेशन मान लो आप, है ना। तो और ये जो होता है PMI, इसमें ये होता है कि मतलब 0 से 100 का ये कंसिडर करते हैं इंडेक्स। उसमें 50 को लेते हैं, 50 से अगर नीचे है, बिलो 50 अगर इंडेक्स आया है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ग्रोथ नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अगर 50 से अबोव है तो एक्सपेंड हो रहा है इकोनॉमी में, ग्रोथ भी हो रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है, मतलब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। बट अभी क्या है ना, 50 से नीचे चला गया हमारा PMI। मैन्युफैक्चरिंग का PMI भी नीचे चला गया, 50 से कम था, 48 ऐसे कुछ था। और जो सर्विस सेक्टर का है वो भी कम चला गया। और कंपोजिट अगर PMI आउटपुट इंडेक्स देखें तो वो भी कम है, 50 से 43 ऐसे कुछ है। तो हमें डेटा याद रखना नहीं है, हमें बस इतना याद रखना, हाँ 50 से नीचे चला गया, दैट मीन्स कंट्रैक्शन हो गया हमारी इकोनॉमी में, एक्सपेंड नहीं हो रहा, और 50 पे तो इक्वल होता है। तो ये पूरी न्यूज़ थी अंडरस्टैंड करने के लिए कि इकोनॉमी में अभी क्या हो रहा है। एग्जाम के लिए एज सच मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, PMI हम देख सकते हैं कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर वन लाइन में आ जाए कि ये क्या होता है, तो दैट इज मतलब कंपनीज डिसीजन लेती हैं इसके अकॉर्डिंग कि मार्केट में जो भी सेंटिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें बाई करना है, इन्वेस्ट करना है, क्या करना है ना। सेकंड न्यूज़ जो अपनी है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो दे फ्लैग्स आत्मनिर्भर भारत रिफॉर्म्स। तो जो UK IBC की अभी मीटिंग थी, यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल, तो इसमें जो मीटिंग थी, इन्होंने जो इंटरनेशनल मतलब इन लोगों ने यही इशू उठाया था कि इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत जो हमने प्रोग्राम चलाया था उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा इंडिया का, है ना। उनके अकॉर्डिंग मतलब ये था कि मतलब आप मतलब अपने आप पे ही इंडिया का जो है कि हम अपने आप ही इन्वेस्ट करेंगे, जो भी हम बाहर के लिए टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं, तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होगा।
बट हमारा ये है कि जो हमारा जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत, तो वो जो है वो अबाउट इंटीग्रेटिंग विद ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना, नॉट आइसोलेटिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। मतलब ये है कि हम जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर में हम अपने आप पे ही निर्भर हो गए, ऐसा नहीं है। हमारा ये कि हाँ, हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस मतलब हम अपना जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करें अच्छे से, है ना। इसमें ये नहीं है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट ही हो गए, मतलब हमें बाहर की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा मतलब ये नहीं है, हम ये है कि हमारे पोटेंशियल को हम यूज़ करें, हम इंटीग्रेट करेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन से भी, हम आइसोलेट नहीं हो रहे हैं, है ना। मतलब हमारे प्रोग्राम का मतलब ये था, लेकिन मतलब जो भी और सब बाहर वालों ने जो भी समझा, तो ऐसा नहीं है। मतलब इनका यही इशू था यूकेआईबीसी में फॉरेनर्स का कि आपकी इसकी वजह से अगर आप ऐसा ही करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंडिया में अफेक्ट होगा। और इन्होंने जो इशू उठाया इस मीटिंग में वो ये थे कि उनका ये इशू था एक तो कि अनएक्सपेक्टेड एंड शार्प इंक्रीज इन इम्पोर्ट टैरिफ, कि जो इम्पोर्ट जो हम इम्पोर्ट करते हैं तो उस पर हम टैरिफ लगा देते हैं, तो वो जो इम्पोर्ट पे आप टैरिफ लगा रहे हो अनएक्सपेक्टेड एकदम से लगा दिया या शार्प इंक्रीज कर दिया, तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने तो आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ही ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा जो टैरिफ है, अगर आप ज़्यादा लगाओगे टैरिफ इंडिया में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनीज हैं, टैरिफ ज़्यादा लगा दोगे, अगर बाहर वाली कोई चीज़ हमने बाहर से हमने कुछ खरीदा है उस पर अगर टैरिफ ज़्यादा लग जाएगा, काइंड ऑफ टैक्स मान लो, तो अगर आपने टैरिफ है ना ज़्यादा लगा दी तो वो महंगा बनेगा, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव होगी, तो हम यहाँ क्यों लगाएंगे अपनी फैक्ट्रीज, हम शिफ्ट कर जाएंगे कहीं पे भी। मतलब ये उनका आर्ग्यूमेंट था। और दूसरा इशू ये भी था कि आप, है ना, सिग्नल देना चाहिए आपको हाउ इम्पोर्ट ड्यूटी विल राइज। मतलब ऐसा नहीं है एकदम से अनएक्सपेक्टेड आपने लगा दी इम्पोर्ट ड्यूटी, है ना, जो भी है, मतलब आप पहले बताएं, सिग्नल दें थोड़ा, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी या घटेगी, तो उसी अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्टिव प्राइस या जो भी उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना, इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उसको एक सिग्नल देना चाहिए पहले। दूसरा उनका यही था कि आप अगर इंक्रीज टैरिफ लगेगा और दूसरा मतलब आप टैरिफ लगाते रहेंगे बढ़ा बढ़ा के, या दूसरे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं नॉन टैरिफ वाले, जैसे कोटा फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई इतना ही, इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कोटा होता है ना, ऐसे कोटा फिक्स कर देते हैं। तो नॉन टैरिफ जो भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इम्पोर्ट पे, या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, मतलब इम्पोर्ट बाहर से खरीदने की बजाय उसका दूसरा सब्सटीट्यूट हमने दूसरा ढूंढ लिया हो कोई, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सही नहीं है, दे कैन कर्टेल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, है ना। तो मतलब ये उनका आर्ग्यूमेंट था। एंड सो हमें मतलब उनका ये भी था कि आप जो वोकल फॉर लोकल जो एक अप्रोच लेकर आए थे हम यही आत्मनिर्भर भारत में ही, तो उसको भी आप फ्लेक्सिबल रखें। ऐसा नहीं है, वोकल फॉर लोकल में यही था ना कि हम अपने लोकल जो है उनको प्रमोट कर रहे थे ना, मतलब काइंड ऑफ जो भी हमारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको ही हम, मतलब इतना परसेंट हमने डिसाइड किया कि इतना परसेंट हमें अपनी लोकल जो फर्म्स हैं उनसे, एमएसएमईज हैं उनसे खरीदना है, इतना परसेंट ये करना है। तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए थोड़ा सा, मतलब बाहर वालों को भी अलाउ करें, काइंड ऑफ उनका आर्गूमेंट। एंड दूसरा ये कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमने ओपन नहीं किया है, हमने आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही बहुत सारे सेक्टर्स को अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया है। जैसे हमने डिफेंस को किया है, एटॉमिक एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, सिविल एविएशन है, इन सबको हमने ओपन किया है अभी इसी इसी में भी, सॉरी। तो मतलब इनका यही था कि मतलब ये जो कंसर्न्स थी उनकी रेज किन्होंने, हमने मतलब ये मीटिंग थी अभी, तो ये न्यूज़ थी ओवरऑल समझने के लिए, इसे एग्जाम के लिए ऐसा कुछ नहीं है इसमें। थर्ड हम देखते हैं अपना कि आरबीआई ने अभी, आरबीआई विल बाय नाउ ऑन 8 जुलाई 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करेगा मार्केट से। तो जो आरबीआई है उसका एक प्रोग्राम है जी सैप 2.0, तो ये याद रखना कि जी सैप 2.0 किसका है, जी सैप भी आ जाए, जी एस ए पी, ये किसका है, तो आरबीआई का प्रोग्राम है, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, है ना। तो इसी प्रोग्राम के अंदर आरबीआई अभी जो ये क्वार्टर चल रहा है अभी, तो इस क्वार्टर में 2022 का जो हमारा 2000 फाइनेंशियल ईयर 22 है, तो इसमें जी सैप के अकॉर्डिंग 1.2 लाख करोड़ का मतलब सिक्योरिटीज बाई करनी है मार्केट से। तो उसी में 20,000 मतलब सिक्योरिटीज अभी बाई होंगी। ये मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए है, सपोर्ट करने के लिए एक तरह से, है ना, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है इंडियन इकोनॉमी में, है ना, तो काइंड ऑफ रिसेशन सिचुएशन है। तो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करेगा। अगर मतलब आरबीआई जब बाय कर रहा होता है ना सिक्योरिटीज, ओपन मार्केट परचेज होगा ये, तो ओपन मार्केट में जब बाय कर रहा होता है मतलब सिक्योरिटीज खरीदेगा, मतलब सिक्योरिटीज जो मान लो एक तरह का पेपर है, उस पेपर को खरीदना है तो उसके एवेज में पैसा इन्फ्यूज करेगा, पैसा देगा, पेपर खरीदेगा। और ऐसे हमने पैसा दिया मार्केट में तो मार्केट में पैसा आया।
है ना। और जो इन्फ्लेशन वगैरह सब बढ़ गया या लोगों के पास पैसा नहीं है, तो मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो मतलब डिमांड भरेगी और सर्कल चलेगा, तो इसलिए। बट ओपन मार्केट परचेज में ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल जैसे रिटेल पर्सनस होते हैं या हम लोगों से कॉमन इंडिविजुअल से मतलब वहाँ से परचेज नहीं होगा। मतलब ओपन मार्केट परचेज का मतलब होता है बैंक्स या जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों से मतलब सिक्योरिटीज़ बाय की जाएंगी, तो उनमें इन्फ्यूज होगा, बैंक में पैसा जाएगा, फिर वो आगे लैंड करेंगे, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अभी 20,000 करोड़ का इन्फ्यूज किया जाएगा मार्केट में पैसा, और फिर मतलब 1.2 लाख का इसी क्वार्टर में टारगेट है। तो जी सैप प्रोग्राम आरबीआई के अंदर है एंड ये ओपन मार्केट परचेज के थ्रू अभी मार्केट को सपोर्ट किया जा रहा है। अगली न्यूज है अपनी फोर्थ, ये है कि जो यही मीटिंग हुई है यूकेआईबीसी वाली, यूनाइटेड इंडिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग है, इसी में इन लोगों ने कंसर्न रेज किया था कि जो फॉरेन स्पेस इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारा स्पेस है, हमने इंडियन स्पेस सेक्टर उसको ओपन कर दिया है, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, है ना, दोनों के लिए ओपन कर दिया है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के जो इश्यूज हैं उन्हीं से रिलेटेड ये आर्टिकल है। उनके इश्यूज हैं कि एक तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इश्यू है उनका, दूसरा फेयर कंसिडरेशन का है कि जो हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वो पीएमओ के अंदर आता है। ओके, सॉरी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, एक दो और है आई थिंक, है ना। तो मतलब डायरेक्ट पीएमओ के अंदर हैंडल होता है ये डिपार्टमेंट। तो इसमें इसमें इनका इशू यही था कि आपका मतलब जो ये है, जो ये सेक्टर है स्पेस सेक्टर हमारा, इसका जो रेगुलेटर है और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है वो मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो मतलब इसरो के थ्रू, ये दोनों काम एक ही सेक्टर मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन जैसे कर रही है ना, यही रेगुलेट करते हैं, यही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब अलग से डिफरेंट नहीं है कोई, मतलब सर्विस रेगुलेटर अलग हो, सर्विस प्रोवाइड करने वाला अलग हो, है ना। तो ये इनका इश्यू था कि अगर दोनों चीज़ें एक ही पर्सन मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट होगा, है ना। दोनों एक ही कर रहा है, सर्विस भी वही दे रहा है, रेगुलेट भी वही कर रहा है, तो उनको ये तो यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा फेयर कंसिडरेशन नहीं होगा, जो इसरो है वो अपने वालों को ज़्यादा सपोर्ट करेगा या फिर बाहर वालों को सपोर्ट नहीं करेगा, या उनको मतलब ये उनके डाउट्स हैं, इश्यूज है ना। तो हमने क्या किया था, लास्ट ईयर ही हमने अपने सेक्टर को खोला है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, जो अपना स्पेस सेक्टर है उसमें हमने 100% एफडीआई अलाउ कर दी है। किसके थ्रू? वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू, है ना। मतलब 100% एफडीआई तो है बट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और किसमें? सैटेलाइट इस्टेब्लिशमेंट में और सैटेलाइट के ऑपरेशंस में। बट कंसर्न ये था कि अभी इन लोगों का ये भी था कि मतलब क्लियरिटी नहीं है प्रोसीजर में कैसे क्या होगा। दूसरा इन लोगों को ये भी डर लग रहा था कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो भी इनके जो भी रिसर्च होगा ये शेयर नहीं करना चाहते, उससे रिलेटेड मतलब इनका जो इशू है और प्रोसीजर का इशू है, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये सब। और 100% हमने एफडीआई में गवर्नमेंट रूट के थ्रू अलाउ किया है। और हमने इस्टेब्लिश किया है इन स्पेस करके जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही एक रेगुलेटरी बॉडी समझ लो। इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये लास्ट ईयर ये हमने इस्टेब्लिश किया है। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये न्यूली क्रिएटेड एक रेगुलेटरी बॉडी है, और ये जो बॉडी है इसी के पास उन्होंने 26 एप्लीकेशन तो हमें ऑलमोस्ट आई हैं इंडियन और फॉरेन फर्म्स की, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अभी, जो भी ग्राउंड स्टेशन हैं वहाँ पे बनाने में, दूसरा जो सैटेलाइट बनाने में और सैटेलाइट को लॉन्च करने में। तो इतनी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, और ये जो इन स्पेस क्या है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसी के पास ये एप्लीकेशंस आई हैं। हम थोड़ा सा देख लेते हैं इन स्पेस को, मतलब यही कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है, ऑटोनोमस नोडल बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पीएमओ के अंदर आता है, और ये फैसिलिटेटर है, रेगुलेटर है, और इंटरफेस है बिटवीन इसरो एंड प्राइवेट पार्टीज जो भी हैं, है ना। तो इन स्पेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई बॉडी आई है, और दूसरी ये वाली है एनएसआईएल, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आई थी। तो ये दोनों ही न्यू ऑर्गेनाइजेशन आई और इसरो के साथ आई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने एग्जाम के लिए। एनएसआईएल क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये मार्केटिंग आर्म है इसरो की, है ना। ये मार्किंग ली थी मैंने, मार्केटिंग आर्म है ये इसरो की, क्योंकि इसरो की मार्केटिंग आर्म पहले एक ही थी, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, जो सारी मार्केटिंग वगैरह करती थी, जो भी ऐसे सैटेलाइट अदर कंट्रीज वाले हमसे खरीदते थे, उनके लॉन्च करने होते थे जो भी, तो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जो इसरो की ही एक मार्केटिंग आर्म है वो देखती है। अभी हम एक और मार्केटिंग यही आर्म लेकर आए हैं, ये है एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यही था कि ये थोड़ा सा और एक्सपेंड करेगी और मार्केटिंग करेगी, एक्सप्लोर करेगी, हेल्प करेगी, मतलब ऐसे ही। पहले हमारे पास एक ही थी तो हम एक एनएसआईएल लेके आए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया। हम देखते हैं आज अपनी रिपोर्ट्स। ये है आईईए, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, एक बात। तो दूसरी इसकी रिपोर्ट्स देखते हैं हम, 4 रिपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक,
एंड कौन रिलीज करता है? आईईए। दूसरा है साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, आईईए, फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, आईईए, एंड ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, आईईए। तो मतलब 4 रिपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक है, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक है। आईईए है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंडिया मेंबर नहीं है इसका। और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है, ऑल राउंड हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हम जो भी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं अभी, है ना, तो याद रखना है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक जो है आईईए की रिपोर्ट है। और फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, मतलब रेल थोड़ा डिफरेंट दिखता है ना, ये भी आईईए ही है, और साउथ ईस्ट एशिया का भी देखती है। और वर्ल्ड लेवल पे जो एनर्जी आउटलुक है वो भी आईईए ही है ना। एंड थैंक यू सो मच। ओके।